अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं तबसरों, तज्जियों, टेक्निक्स और इसके साथ साथ बैटिंग, बॉलिंग, हर चीज़ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट। सलमान, वंस अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अपनी डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले कल जो मैचेस हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के मुकाबले ख़त्म होने के तकरीबन करीब आ गए हैं। सुपर 12 में जो क्वालिफाई करने वाली टीमें हैं उन्होंने अपने वार्म अप मैचेस भी खेल लिए हैं और अब सुपर 12 मरहला शुरू होने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होना है उसमें भी सिर्फ 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। बहुत बड़ा मैच इसको कहा जा रहा है और दोनों टीमों ने कल वार्म अप मैच भी खेल लिए हैं। इस पर बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। कल जो मैचेस हुए, जो क्वालिफायर के मैच हुए, उसमें जो नमीबिया और श्रीलंका है उन दोनों ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया सुपर 12 के लिए। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन हमें जो आज बात करनी है वो करनी है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस और उनके वार्म अप मैच पर। रोज़ ही करनी है, लेकिन कल हुआ क्या है सलमान? देखिए, पाकिस्तान टीम समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग ऑन। आप प्रैक्टिस मैच होता क्यों है, वार्म अप गेम्स कहते किसको हैं? जब आप एक स्क्वाड लेके जाते हैं सो योर प्राइमरी टारगेट है कि आप मैचेस से पहले, एक्चुअल टूर्नामेंट से पहले आप सबको थोड़ा थोड़ा गेम टाइम दे दें, आप उनकी इनिशियल फॉर्म देख लें, वो वहाँ पे अडेप्ट कैसा करें क्लाइमेट के साथ, कंडीशंस के साथ। एक्लेमेटाइजेशन का मौका होता है पूरी टीम के लिए। अब बाबर और रिजवान का हमने पहले ही बात की कि आपने कुछ साबित नहीं करना। आप पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, आप ही पाकिस्तान के ओपनर हैं, कैप्टन हैं। रिजवान जो है पाकिस्तान का विकेट कीपर है और दूसरे फॉर्मेट में वाइस कैप्टन भी है। सो आपको हर मैच में अपेयर होना ज़रूरी नहीं है, स्पेशली उस जगह जहाँ पे आप खेल के जवान हुए हैं, विच इज़ UAE। क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 10 सालों में, डोमेस्टिक कह रहा हूँ, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो 70-80% दुबई में खेली है। सो पता नहीं आप उधर क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। कल का मैच तो यूटिलाइज होना चाहिए था उन लड़कों के लिए जिनके पास गेम टाइम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ नवाज़ की, मैं बात कर रहा हूँ हैदर अली की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने कीपर सरफराज की, जो कि बिल्कुल तीनों मैचों में आपको ये तीनों लड़के कहीं पर भी नज़र नहीं आए। हालांकि जो हैदर अली और नवाज़ हैं वो प्योरली पिछले जो टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म थी उसकी वजह से हैदर टीम में आए हैं, जो नेशनल T20 था। और हैदर अली के आने की वजह यह है कि उन्होंने बड़े रन्स किए, इंप्रूवमेंट शो की और वो पावर हिटर भी हैं, तो आप उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपकी फर्स्ट चॉइस ना हो पहले मैच में, बट स्टिल ही नीड्स गेम टाइम। आप एक यंगस्टर को, 20 साल के लड़के को वर्ल्ड कप में ले जाते ही एक प्रेशर मैच में कहेंगे कि भाई आज अब तुम्हारी बारी है। तो जब अगर इसके बरक्स हम इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वो स्विच करते रहते हैं। इन मैचेस में अलाउड है कि आप अपने तमाम लड़कों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल अब वो मौका हमने खो दिया है, हमने उस तरफ गौर नहीं किया, या हम इनसिक्योर थे किसी वजह से, आई डोंट नो। यही मेरा सवाल है सलमान, के कोई डर था, कोई खौफ था? कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है ना थोड़ा सा, जैसे आप कहते हैं क्लाइमेटाइज करने की ज़रूरत होती है कि तमाम खिलाड़ियों को कर लिया जाए। दूसरी तरफ बाबर की हम कल बात कर रहे थे कि बाबर को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि उनकी तो एक कंसिस्टेंसी हमें नज़र आती है। बाकी लड़कों को मौका देना चाहिए, हैदर हो गए, नवाज हो गए, सरफराज हो गए, जैसा आपने बात की थी, लेकिन उनको नहीं खिलाया और खुद अपना कॉन्फिडेंस भी शेक कर लिया। एग्जैक्टली, क्योंकि हार तो आप फिर भी गए फुल स्ट्रेंथ पे खेल के, आपने बारियां ली, आप दोनों आउट भी हो गए। तो आपको शायद अभी आपके कॉन्फिडेंस को डेंट ना हो, लेकिन आगे कहीं जाकर अगर ये बात निकली, खुदा ना खास्ता, इफ यू डू नॉट परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेशंस, तो फिर बात आएगी कि जो नए लड़कों को आपने खिलाना था, आपने वहाँ पर क्यों नहीं उन्हें चांस दिया? आप तो उस मैच में भी नहीं चले, उससे आगे भी नहीं चले। तो आप खुद इस तरह के डिसीजंस लेते हैं जिसके ऊपर बाद में सवालात उठ सकें। आई होप कि आपकी फॉर्म बहुत अच्छी रहे, पाकिस्तान मैचेस जीते, लेकिन इफ़ नॉट, व्हाट इफ़ इट्स नॉट द वे जो आप सोच रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर आपको इन सब चीज़ों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और आपके जो वो प्लेयर्स हैं जो साथ ट्रैवल कर रहे हैं टीम के और 15 के स्क्वाड में हैं, उन्हें आपने गेम टाइम नहीं दिया। इंडिया को देखें, उन्होंने पोजीशंस अपनी चेंज करके, एक मैच में कोहली ने बैटिंग नहीं की, एक में रोहित शर्मा ने नहीं की, सारों ने बॉलिंग कर ली। अश्विन को खिलाया, 2 आउट किए, उसको बाहर बुला लिया, चक्रवर्ती को भी बॉलिंग करा दी, जडेजा को भी करा दी, ठाकुर को, सारे प्लेयर्स उनके यूज हो गए, कोहली तक ने बॉलिंग कर ली। तो हमारे जो प्लेयर्स थे उनको मौका नहीं मिला, उन्हें मिडल में कोई गेम टाइम नहीं मिल सका। सो हमारी रिलक्टेंस है टू अ चेंज, हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज़ को, या इवन अपनी ही टीम को एक्सप्लोर नहीं कर रहे कैप्टन कि मैं किस वक्त किस ऑप्शन से काम ले सकता हूँ, क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, किस तरह मैं ऑपोजिशन को सरप्राइज कर सकता हूँ। मुझे तो लगता है आप अपने आप को सरप्राइज देना चाह रहे हैं किसी वक्त, तो
यही वक्त होता है एक्सप्लोर करने का अपनी टीम को, अपने वेपन्स को। इफ़ यू डोंट डू इट तो यू लूज दीज प्रेशियस गेम्स, और अब तो आगे सीधा वर्ल्ड कप है। अब सीधा वर्ल्ड कप ही नज़र आ रहा है, और सबसे पहला जो हमारा मुकाबला है होना भी भारत के साथ है, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए अब समझ नहीं आ रही कि इनकी स्ट्रैटेजी है क्या, गेम प्लान है क्या। अच्छा, जो हमारे बॉलर्स हैं, जो हमारी बॉलिंग थी उस पर भी हमें बात करनी है सलमान, लेकिन उससे पहले हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो हैं उन्होंने भी आज हमें ज्वाइन किया है, अनस सईद। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है पाकिस्तानी टीम और जो पूरा वहाँ पे वफ्द हमारा गया हुआ है। अनस, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वेलकम टू द शो। बताइएगा आखिर कंफ्यूजन किस चीज़ की नज़र आ रही है पाकिस्तानी टीम में? जी, जिस तरह सलमान भाई ने अब बात की है, बिल्कुल ठीक बात की है। हमें अपने प्रैक्टिस मैचेस में जो तमाम प्लेयर्स हैं उसको ट्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर हम कल के मैच की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा टोटल दिया था। मैं ये समझता हूँ अबू धाबी की पिचेस पे जो वो 186 का जो हदफ था वो एक अच्छा जो वो हदफ दिया गया था, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए हैं कल। हसन अली बड़े महंगे बॉलर रहे हैं कल, बगैर किसी विकेट के मैं आई थिंक 52 रन उनको पड़े हैं। अगर हारिस रऊफ की बात करें, उन्होंने 33 रन खाए हैं। तो बॉलर्स की जानिब से जो है वो अच्छी बॉलिंग नहीं की गई, जबकि इमाद वसीम उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट ली हैं। तो कल बैटिंग स्ट्रेंथ जो है वो उसको आजमाया जा सकता था, हैदर अली को चेक किया जा सकता था, क्योंकि वो वहाँ की पिचेस पे जो है वो कैसा खेलते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। अनस, क्या रीजन है, यही हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो नए लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर सेलेक्ट हुए थे, उन्हें मौका नहीं दिया गया, उन्हें नहीं खिलाया गया, वार्म अप होने का मौका उनको नहीं दिया गया। क्या रीजन है, उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? अजी, सबसे बड़ी रीज़न जो है वो पाकिस्तान टीम तब्दीलियों से और चेंजेस से बड़ी डरती है, एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं ये चेंजेस और जो सिचुएशन है उनको। और हमारा जो पहला मैच है वो रवायती हरीफ भारत के खिलाफ है, जिसमें जो पाकिस्तान टीम ज़्यादा तजुर्बात नहीं करना चाहती। और मुझे लगता है कि कल जो प्लेइंग 11 खेली है वही इंडिया के खिलाफ होगी। फ़खर जमान होंगे, शुएब मलिक होंगे, हफीज़ होंगे, ये तमाम तर जो प्लेयर्स हैं वो यही प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान टीम अभी तक जो इरादा रखती है। आज जो है मीटिंग भी हुई है, प्लेइंग 11 पे मुशावरत शुरू कर दी गई है, कप्तान और हेड कोच की भी मीटिंग हुई है। तो प्लेइंग 11 तैयार की जा रही है रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच के लिए। तो लेकिन सलमान भाई की बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने रोहित शर्मा को रेस्ट दिया था, लेकिन इस तरह उनके काफ़ी प्लेयर्स को उन्होंने ट्राई आउट कर ली है। लेकिन हमने अभी अपने जो प्लेयर्स हैं, हमारा जो एक माइंड सेट बना हुआ है कि हमने इनके साथ ग्राउंड में उतरना है। हमने प्रैक्टिस मैचेस में भी वही प्लेयर खिलाए हैं, और बाबर ने और रिजवान ने ओपनिंग की है। इसी तरह यही आगे का पैटर्न जो है वो, जैसे मैंने बताया आपको, 11 प्लेयर होंगे जो इंडिया के खिलाफ होंगे। लेकिन प्रैक्टिस मैचेस को मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस मैच ही लिया जाए। अभी टीम का एकदम से इतना मोराल इतना डाउन नहीं है। पहला मैच हम जीते भी थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन दूसरा मैच नहीं, बिल्कुल अनस, हम यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं कि जो अगर कोई कमजोरियां हैं तो उनको पॉइंट आउट कर लिया जाए, ताकि मजीद जो बेहतर है टीम उनकी परफॉर्मेंस हो सके। ये बताइएगा कि अचानक से हमने देखा कि तब्दीलियां भी आई हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद पहले जो टीम सेलेक्ट हुई, उसके बाद उसमें तब्दीलियां हुई, एक नई टीम सेलेक्ट हुई, नए लड़के उसके अंदर ऐड हुए, कुछ को ड्रॉप भी कर दिया गया। तो आपको लगता है कि टीम मैनेजमेंट की तब्दीली अचानक से इतना करीब आके इतने बड़े इवेंट के, ये भी वजह हो सकती है कुछ कन्फ्यूजन की हमारी टीम के अंदर? आपने बिल्कुल ठीक है, जिस तरह एकदम से जो हेड कोच और बॉलिंग कोच जो है वो तब्दील हो गए, ये भी एक वजह हो सकती है तब्दीलियां ना करने की, क्योंकि मिसबा जो है वो अपनी एक जो वो प्लान लेके चल रहे थे वर्ल्ड कप के हवाले से। एकदम से चेंजेस आना ये इफेक्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये इतना इफेक्ट नहीं कर सकता। सलमान मुश्ताक ने जो है वो इंग्लैंड की टीम के साथ भी काम किया हुआ है। मैथ्यू हेडन है वर्ल्ड बेस्ट जो बैट्समैन रह चुके हैं, तो कोई इतना भी पजल होने की अभी जो है वो टाइम नहीं है। आज मैथ्यू हेडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने जहां पाकिस्तानी बैट्समैनों की तारीफ की है, वहां पे जो है वो इंडियन जो विकेट कीपर हैं उनकी भी उन्होंने तारीफ की है। तो वो यकीनन जो है वो प्लेयर्स को जो है बूस्टअप कर रहे होंगे, उनके साथ मीटिंग ज़रूर चल रही हैं। और जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का करक था वो यही था कि काम डाउन, यानी कि बिल्कुल तहम्मुल मजाजी से जो है वो इसको खेलना है, और पाकिस्तान इंडिया को मैच को जो है वो एक नॉर्मल मैच लेके खेलना है। ये मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो बड़े हैप्पी हैं पाकिस्तान टीम के साथ काम करके भी। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, लेट्स सी कि उनके आने से पाकिस्तानी टीम के ऊपर क्या असरात होते हैं। अनस, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आने वाले वक्त में
हम यूएई से आपसे जानते रहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और टीम की परफॉर्मेंस कैसी है और सिलेक्शन कौन कौन सी हो रही है। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। मैथ्यू हेडन की बात की है सलमान अनस ने कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि अच्छा खेलेंगे और कुछ भारतीय खिलाड़ी जैसे केएल राहुल के बारे में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि मैथ्यू हेडन जो आईपीएल में कमेंट्री करते रहे हैं, बड़ा करीब से वो देखते रहे हैं इंडियन क्रिकेटर्स को, तो वो कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो फ़ायदेमंद होंगी उनके लिए? देखिए बिल्कुल दे सकते हैं, बिकॉज जो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है वो सीएसके है और ये सीएसके के लिए खेले, फिर उनके स्टाफ में शामिल रहे और उसके बाद कमेंट्री में। सो देयर हैज़न्ट बीन अ ईयर जहाँ पर इन्होंने आईपीएल को मिस किया हो। तो जितना क्लोजली और जितनी डेप्थ में ये उनके तर्ज क्रिकेट को जानते हैं या उनके प्लेयर्स को जानते हैं और देखते रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको करीबी बंदा मिल नहीं सकता था। और उसके बात भी उन्होंने ठीक की है। उन्होंने आपको वो निशानदेहियाँ की हैं कि कौन से प्लेयर्स हैं जिनसे हमने ख़बरदार रहना है, हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल होंगे, जिनका परफॉर्म करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया है कि दुबई के अंदर रन्स जो हैं वो आपको 170 एक अच्छा टारगेट है, अबू धाबी में 180 के एक्सेस में बेहतरीन टारगेट है और शारजा की ग्राउंड में 150 तक जो है वो एक डिसेंट फाइटेबल स्कोर है। सो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस आपके आगे रख दी हैं। बात यह है कि हम इसलिए परेशान नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच आ रहा, लेकिन फुल स्ट्रेंथ पे खेल के ऑप्शंस को ना इस्तेमाल करके, कुछ उसका मैक्सिमाइज यूज़ ना करके हारना, दैट इज़ अ कंसर्न। आपकी जो डेथ बॉलिंग है वो डिफेंड नहीं कर सकी और पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, कल भी 47 रन चाहिए थे। आखिरी 3 ओवर्स में 47 बहुत रन होते हैं और जब आपके 3 मेन स्टेज बॉलर्स हैं, शाहीन, हसन और हारिस रऊफ ने वो किए हो, तो जब आप लोगों को भी नहीं ट्राई करते और मेन के ऊपर ही आपके हमला हो जाता है, तो यू डोंट एक्सप्लोर एनीथिंग। एट द सेम टाइम आपका प्रीवियस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हर्ट होता है, उसमें चोट आती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आप तजर्बे करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। अलबत्ता हमने वो मौका अभी मिस कर दिया और अब सीधा जो है टाकरा होगा भारत के साथ। अच्छा, मैथ्यू हेडन की हम बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा और उनका पाकिस्तानी टीम के बारे में क्या कहना था? पाकिस्तान और भारत का जो मैच होने जा रहा है, उन्होंने कहा है कि ये एशेज से भी बड़ा मैच है। एशेज की बहुत हाइप होती है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एशेज से भी बड़ी जंग है। तो उनका क्या कहना था अपनी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। पाकिस्तान और भारत के वर्ल्ड कप मैच का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड कप जीतने वाले मैथ्यू हेडन भी पाकिस्तान और भारत मुकाबले के प्रेशर में आ गए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने अपने करियर में एशेज समेत कई बड़े प्रेशर वाले मुकाबले खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मैच के प्रेशर का कोई मुकाबला नहीं। That I've ever seen throughout various elements of the game that I've been a part of ever matches the rivalry between India and Pakistan. मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तारीफ की और कहा कि बाबर आजम एक बेहतरीन कप्तान हैं और कप्तानी के प्रेशर के बावजूद बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं। उन्होंने मोहम्मद रिजवान और फखर जमान को भी भारतीय बॉलर्स के लिए खतरा करार दे दिया। Look at the way that even Fakhar's gone about his preparations for this match, not to single him out, but to look at the way that he has extended himself in the 2 warm-up matches. It's exciting to think that can happen come a few days time versus India. Babar too and Rizwan, the top 3 I think are such a critical part of performance here in the UAE. मैथ्यू हेडन ने कहा कि भारत के नौजवान बल्लेबाज के एल राहुल भी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जी, तो उन्होंने कहा है मैथ्यू हेडन ने कि जो एशेज का सारी हाइप होती है उससे ज़्यादा बड़ी हाइप होती है पाकिस्तान और भारत की, और इसका कोई मुकाबला नहीं है। जितना ज़्यादा प्रेशर बना दिया जाता है इवन मीडिया में या आवाम की सतह पर भी हम अगर कहें तो। अब थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। कल हमारे बॉलर जो थे वो जब आए हैं तो उनको क्या हुआ है, हमारी डेथ बॉलिंग बड़ी मशहूर है, हसन हो गए, हारिस हो गए, इन्होंने आकर क्या किया, 19 रन इनसे डिफेंड नहीं हो सके। देखिए वो तो लास्ट ओवर था, आई थिंक मिडवे 10 ओवर्स तक मैच काफ़ी कंट्रोल में था। अगर थोड़ा एज देना चाहें, थोड़ा रिलैक्स होके सोचे, तो मेरा ख्याल है ड्यूक ने भी अपना पार्ट प्ले किया, क्योंकि जितनी कोशिश कर रहे थे यॉर्कर्स करने की वो फुल टॉसेस में एंड हो रहा था, तो शायद बॉल जो गीला था उसने भी कहीं ना कहीं इफेक्ट किया। बट अगेन बीइंग अ प्रोफेशनल दिस कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज एन एक्सक्यूज। आपने इसके साथ भी चलाना है काम को, इसके साथ भी एग्जीक्यूशन करनी है अपनी स्किल की, तभी आप हाईली स्किल्ड माने जाएंगे दुनिया में और तभी आपकी टीम मैचेस जीतेगी।
सो आई थिंक ये प्रॉब्लम थोड़े अरसे से चला आ रहा है, जिसके ऊपर प्रेसिजन की ज़रूरत है। जब वो काम करने जाते हैं तो उसे पूरी तरह उसे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। हमने यॉर्कर्स को मिस किया है, हमने अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग नहीं की। एट टाइम्स आप अगर मैच देख रहे हैं तो आपको देखने को मिला होगा कि ऑफ स्टम्प के ऊपर हमने कुछ लोगों को पीछे किया, लेकिन बॉलिंग हम विद इन द स्टम्प्स कर रहे थे, जो कि उनकी आर्क में आ रही थी। और जब हम अपने बॉलिंग की बात करते हैं, वहीं पर एक चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वैन डर डूसन जो हैं उन्होंने कमाल की इनिंग खेली, आउटस्टैंडिंग नॉक खेली है। यानी कि अगर इंडिया ने 190 चेस किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इंग्लैंड ने ही बहुत बुरी बॉलिंग की, उनकी बैटिंग ने भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। इसी तरह कल पाकिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग हुई है वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स थी। अभी तक जितने वार्म अप मैचेस हुए किसी में इस तरह की बारी किसी की तरफ से देखने की नहीं मिली। तो वैन डर डूसन जो है एक बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, इज़ 33 ईयर्स ओल्ड, उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बड़ा लंबा है, तो बहुत मेच्योर। वो हम एक बात करते हैं ना अपनी क्रिकेट के मुतालिक कि हम यंगस्टर्स को आगे लाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक मेच्योर लड़का आगे आता है तो वो मैच को आखिर तक लेके जाता है और वहाँ जाके फिनिश करता है जहाँ पे यंगस्टर जिससे पहले अपना दिल छोड़ देते हैं। सो ये वो चीज़ है जहाँ पे मेच्योरिटी काउंट करती है, और ये हमारी सिलेक्शन में हम इसे बिग टाइम लैग करते हैं। हमारी कोशिश होती है छोटा ले आओ, बस कच्चा फल तोड़ो और जल्दी से उसे और सलमान ये भी तो है ना कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनको बैक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खेलें, आपके पीछे आपका पूरा बोर्ड खड़ा है, पूरी कौम जो है आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई है। यहाँ पर जिस तरह से सुलूक होता है, उनको यही नहीं पता होता कि उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा अहम मैच के लिए या नहीं किया जाएगा। इस पर बात करेंगे हम, और भी बातें करनी है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है हमें। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से अपने डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए GN। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन जीत की जंग में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन हमारी जारी है जनाब। कल के मैच पर पाकिस्तान ने वार्म अप मैच सेकंड खेला और दूसरा मैच हार गया। हालांकि अच्छा जो है स्कोर किया था पाकिस्तान ने, लेकिन जो साउथ अफ्रीका है उनकी जानिब से ज़बरदस्त बैटिंग देखी गई। तो बैटिंग की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता था। और शादाब हो गए, ऑलराउंडर है, नवाज़ हो गए, नवाज़ को नहीं खिलाया, हैदर हो गए, इनको नहीं खिलाया, इमाद को नहीं खिलाया, इनमें से किसी को भी उस तरह से बैटिंग का मौका ही नहीं दिया। देखिए रन्स तो बहुत अच्छे थे। अगर पाकिस्तान को मैच से पहले कोई पूछता कि आपको इतने रन्स अगर हम दे दें तो पाकिस्तान ने कहना था ठीक है। 186 इज़ अ ह्यूज टारगेट। दुनिया में कहीं भी आप खेल रहे हो बड़ी कम कंडीशंस होंगी जिसमें इसमें शायद 15-20 रन ऐड हो सकते हैं। सो पाकिस्तान ने रन्स बहुत अच्छे किए। प्रॉब्लम आया है बॉलिंग में, स्पेशली डेथ बॉलिंग में जाके लेटर हाफ ऑफ द इनिंग जो थी वहाँ पर हमें प्रॉब्लम हुई कि हमें विकेट्स भी नहीं मिले और हमें रन्स भी बनते रहे। जो बात हम बैट्समैनों के मुतालिक कर रहे हैं कि इन प्लेयर्स को भी मैच में मौका मिलना चाहिए था, उन्हें मैच प्रैक्टिस मिलनी चाहिए थी, वो इसलिए नहीं है कि रन्स में कमी थी, वो इसलिए है कि जो खेल रहे थे ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं प्लेसेस इन, ये तो इन्होंने तो खेलना ही है। लेकिन आपके बाकी लड़के जो हैं उनको बैटल हार्डन जो एक्चुअल मैच की जो प्रैक्टिस है वो नेट्स में नहीं हो सकती, तो वो वाले फेज से उन्हें गुजारना ज़रूरी था। नवाज़ जो हैं आपके वो बहुत अच्छी फॉर्म में यहाँ से गए हैं, उन्हें ना बॉलिंग ना बैटिंग कुछ भी नहीं मिला। अगर शादाब इमाद ने ही खेलना है तो वो ऑलराउंडर्स हैं, वो कोई स्पेशलिस्ट बॉलर्स नहीं है कि जिनका मतलब जो आउट ही करेंगे, वो 20-20, 25-25 रन के अहल हैं। उन दोनों को कोई हमने बैटिंग मिलती नहीं देखी। अब वो किसकी जगह करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि शोएब मलिक ने पिछले मैच में भी रन्स किए हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी बैटिंग देने की। हम वहाँ शादाब को भेजते, इमाद को भेजते, उनको कॉन्फिडेंस देते, हैदर अली को भेजते। बाबर और रिजवान को बैटिंग की ज़रूरत नहीं थी, रिजवान को कीपिंग की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे सरफराज से कीपिंग करा लेते, उसको भी थोड़ा मैच टाइम मिलता। सो अगर आपने करना हो काम तो 1000 तरीके और उसकी लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, और अगर नहीं करना और बस जो है उसी पे चलाते जाना तो फिर वो तो कर ही रहे हैं। और अफसोस इसका नहीं है कि नहीं जीते, आप एक्सपेरिमेंट करते तो एक्सपेरिमेंट ही काउंट होता, लेकिन यू ट्राई टू विन एट योर फुल स्ट्रेंथ एंड यू डिडंट विन, और आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, दैट इज हर्टिंग। नया करने की कोशिश में भी अगर हार जाते तो हमें होता कि चलो एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए थोड़ा सा एक जवाब मिल जाता ना हारने का। आज आपने शादाब की बात की कि शादाब को खिलाया जा सकता था, लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस हमें बैटिंग में भी कोई इतनी खास नज़र नहीं आ रही। इससे पहले हम देख रहे थे नेशनल T20 में भी इतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया, इंग्लैंड के खिलाफ भी इतना अच्छा नहीं खेले थे सीरीज़ में वो, उसके बावजूद वो टीम में मौजूद है और उन्हें मौके पे मौका भी मिल रहा है। तो आखिर क्या बात है शादाब, और क्या बहुत दोस्ती है बाबर की कि वाइस कप्तान जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उसके बावजूद वो टीम में मौजूद हैं, और जो परफॉर्म कर रहे हैं लड़के वो बाहर बैठे हुए, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। देखिए इसको तो जस्टिफाई करना है शादाब ने खुद अपनी परफॉर्मेंसेस से। सो फार पिछले 1.25-1.5 साल में उनकी तरफ से ना बॉलिंग उस तरह की हो रही है,
जिस तरह की वो स्किल पोजेस करते हैं, वो आउटपुट नहीं है उनका, वो रिजल्ट नहीं है, उनकी तरफ से विकेट्स नहीं मिल रहे पाकिस्तान को। और इसी तरह बाबर बीइंग अ कैप्टन ही हैज़ टू जस्टिफाई कि आप जिसको खिलाए जा रहे हो उसकी बॉलिंग जो है वो विकेट लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उन्होंने एक अपनी ऑस्टम से बाहर, राइट हैंडर आता है तो ऑस्टम से बाहर बॉलिंग शुरू कर देते हैं, लेफ्ट हैंडर आता है तो उसकी टांगों पे अटैक शुरू कर देते हैं। ये दोनों लाइंस ऐसी नहीं है जहां पर आपको विकेट्स मिले। ये दोनों बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप बच रहे हैं बड़ी हिट से, आप बच रहे हैं कि आपको चौके छक्के ना लगे। अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि विकेट तो आपको मुश्किल है मिलना ऐसी लेंथ पे जब तक बैट्समैन कोई बड़ी गलती ना करे, और दूसरा रन इस पे भी बनेंगे। सो ना आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप आए हैं, उल्टा आप टीम को हर्ट करेंगे। और सॉरी टू कट यू सलमान, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि डर डर के खेल रहे हैं? Exactly. पाकिस्तानी टीम डर डर के खेल रही है कि छक्के ना पड़ जाएं, पाकिस्तान पूरी टीम की बात नहीं मैं कर रहा, मैं स्पेशली शादाब की बात कर रहा हूँ कि जो उसकी बॉलिंग है वो उसमें बचत की तरफ गया हुआ, यानी कि वो चाह रहा है कि किसी तरह ओवर गुजर जाए, बड़ा शॉट ना लगे, कोई जबरदस्ती मारे, दूर से गलत शॉट मार दे तो उस पर चले विकेट मिल जाए तो ठीक है। बट एज ए लेग स्पिनर आपका रोल है टू गेट विकेट्स, इवन इफ यू गो फॉर लाइक 8 to 9 रन्स एन ओवर, अगर आप 2 से 3 विकेटें लेते हैं तो एक आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो बॉलिंग जो कर रहे हैं ऑस्टम से बाहर है, वहां से आपको आधे आउट तो मिलने नहीं है। यही होगा कि कोई बैट्समैन बड़ी हिट मारे तो वो कैच हो जाए कहीं पे, ना वहाँ पे स्टंप होना है, ना ना वहाँ पे LBW होगा, ना बोल्ड होगा, तो बड़े लेस चांसेस रह जाते हैं विकेट लेने के। सो ही हैज टू कम एंड बॉल इन एन अटैकिंग एरियाज जहाँ पर विकेट टेकिंग ऑप्शन यूज हो आपकी। इस वक्त जो वो कर रहा है उसमें उसको भी कोई फायदा नहीं और टीम को भी कोई ज्यादा फायदा नहीं। और हमारे मेन स्पिनर्स में से एक हैं और हम तो डिपेंड कर रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर कि यहाँ की पिचेस पे स्पिनर्स चलते हैं, और हमारे जो मेन स्पिनर हैं उनमें से एक है शादाब, और उनकी परफॉर्मेंस समझ नहीं आ रही है। अगर उन्होंने ही खेलना है, चले अब ले गए, अब तो खेलना ही है, और जब खेलना है तो भाई वो ही इज काउंटेड एज अ बैट्समैन जो के साथ 25 रन करे, वरना दूसरे लेग स्पिनर उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। उस्मान कादिर भी और जाहिद महमूद दोनों उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर शादाब को इसलिए लाया कि यार ये थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है, तो आपने उन्हें 2 मैचेस में बैटिंग भी नहीं दी। सो ना वो कुछ कर रहे हैं, ना आप उन्हें मौके दे रहे हैं, ना उस तरह से यूज कर रहे हैं कि यार जो है इसका वो एक्सट्रैक्ट करें, कुछ निकले इसके अंदर से, कुछ नजर आए। सो ये सारी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी फॉर बाबर एट द एंड ऑफ द डे अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो। अच्छा सलमान, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से कि आखिर चल क्या रहा है टीम के अंदर, क्यों ये इतनी छोटी छोटी बातें क्या इनको कुछ समझ नहीं आ रही हैं? क्या कंफ्यूजन है, कुछ डर है, या प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है इंडिया के साथ खेलने का कि इस तरह के फैसले नहीं ले पा रही है? देखिए रिलक्टेंस है टू अ चेंज, समथिंग न्यू जब आपको नजर आता है कुछ नया करने लगे हैं। आई हेट टू से दिस बट आपके जहन में आती हैं 2-3 बातें, या आप इनसिक्योर हैं कि आपकी पोजीशन पे कोई और अच्छा ना कर जाए तो फिर डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात उससे भी आगे की है, वो भी कहने को दिल नहीं करता, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन देनी है तो दूसरा ये है कि आपका थॉट प्रोसेस ही इतना, आपका विजन ही नहीं है। आप उस जिस काम पे आप लग गए हैं शायद उतना तेज आपका माइंड उससे रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा है। एज अ बैट्समैन यू आर ब्रिलियंट बट एज अ डिसीजन मेकर आप में कमियां हैं, बिकॉज अगर आप नहीं लेंगे ये डिसीजंस, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो जो सारी मैनेजमेंट है वो तो अभी आए हैं, वो तो 10-15 दिन पहले आए हैं टीम के साथ, फिलेंडर आए हैं, सकलैन मुश्ताक साहब आए हैं, उनको तो कुछ नहीं कह सकते। आप 1.5 साल से कप्तान हैं, आपके सारे ये प्लेयर साथ खेल रहे हैं, 4 साल से आप एज अ ग्रुप सारे इकट्ठा खेल रहे हैं। सो अगर आप इनके साथ इनको मनूवर नहीं कर सकते, इनको डिफरेंट तरीकों से यूज़ नहीं कर सकते, सरप्राइज का एलिमेंट नहीं उसमें इंगेज कर सकते, तो ये विजन की कमी फिर आप ही से रिलेट होगी ना, फिर और तो मैं कुछ यहाँ पे कह नहीं सकता। ये तो नहीं कह सकते, ये आपने सरप्राइज की जो बात किया है कि हैदर को इसलिए मौका नहीं दे रहे कि एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे रखा हुआ है इन्होंने भारत के लिए। जैसे भारत के बारे में हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स जो है ना वो छुपा के रखे हुए हैं कि वो हम मेन मैदान में लेके आएंगे। अगर वो आयशा होते एक मिस्ट्री बॉलर जिसके हाथ से कुछ चेक होना होता कि ये अंदर ला रहा है गेंद को या बाहर कर रहा है, तो फिर तो आपका छुपाना बनता था, जैसे उन्होंने चक्रवर्ती को कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये तो बैट्समैन है, इसको तो अंदर जाना है, इसको पिच को देखना है, एक्लेमेटाइज होना है, रन्स करने हैं, थोड़ा बॉल बैट में लगेगा, कुछ शॉट्स मारेगा बड़े, तो इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ये उस पेस से कस्टम होगा। रिमेंबर हमारी डोमेस्टिक में वो बॉलिंग नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, तो थोड़ा सा उसके साथ हमांगी के लिए बेहतर होता कि वो ग्राउंड में जाते, मैच में खेलते, और जो हमने प्लेयर यूज़ किए वो तो खेल ही रहे हैं। शोएब मलिक को सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है, पहले मैच में उन्होंने रन्स कर दिए, जरूरत नहीं थी उन्हें दोबारा भेजने की, खुद बाबर फिर आ गए ओपन पे, रिजवान को ले आए, सो एवरीथिंग वाज बेसिकली जस्ट द सेम।
रिपीट हो रहा है जो हमने पहले वार्म अप मैच में देखा, दूसरे में भी उसी तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है। कैसेट लगी हुई है और बटन दबा हुआ है, वही चलाए जा रहे हैं, वही चलाए जा रहे हैं। अच्छा, हफीज़ के ऊपर भी हमने बात करनी है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है और वो क्या कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन रह गए हैं पाकिस्तान और भारत के मैच में, लेकिन शायकीन क्रिकेट के साथ साथ जो सियासतदान और खिलाड़ी हैं वो अभी से ही काफ़ी पुरजोश हमें नजर आ रहे हैं। वफाकी वज़रा फारूक हबीब और अली मोहम्मद खान ने टीम को मशवरा दिया है, सबके मशवरे आ रहे हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि जीत के जज्बे से मैदान में उतरें और दलेरी के साथ खेले। इस दफा भारत को हराना मुश्किल नहीं है, ये उन्होंने कहा है। क्या गया है वो, आइए देखते हैं। That looks like a big one. Yes, it is. पाकिस्तान और भारत के मुकाबले का जोश हर किसी के सर पर सवार हो गया। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट, साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों और सियासतदानों का जज्बा भी दीदनी। वफाकी वज़रा फारूक हबीब और अली मोहम्मद खान ने टीम को डट कर खेलने का मशवरा दिया और कहा कि फतह उनका मुकद्दर बनेगी। टीम एफर्ट के तौर के ऊपर जो है वो मैदान में उतरे, पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं और हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त जज्बे के साथ जो है वो खेलेगी और कोहली 11 को जो है वो शिकस्त भी जो है वो देगी। इस बार इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है हमारी टीम इंशाल्लाह जीतेगी और हम सबकी दुआएं भी उसके साथ हैं। लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी यंग टीम है, बड़ी एफिशिएंट टीम है और इंशाल्लाह जज्बे के साथ खेलेगी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, MNA आलमगीर खान और नुसरत वहीद ने भी कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। यू प्ले टू विन, कि हमने इंशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है और हमने जीतने की मुकम्मल कोशिश है। इंशाल्लाह इस बार रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे और टीम ने जैसे माजी में खुशियाँ दी, चाहे वो यूनुस खान के टाइम में हो या सरफराज अहमद की कप्तानी में हो, इंशाल्लाह इस बार भी खुशी मिलेगी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उसी जज्बे से लड़ेंगे। अब हमारा कप्तान भी अच्छा है, हमारे बाकी लोग भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दीगर शायकीन क्रिकेट भी मैच देखने के लिए बेकरार हैं। कौमी टीम के बदाहों ने कहा कि वो शाहीनों के जीतने की दुआ करेंगे। मेरी दुआएं हैं, पूरे पाकिस्तान की दुआएं कि वो अच्छा से परफॉर्म करें और जीत के आएँ। न्यू कमर्स जो अब टीम में हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करनी चाहिए और जीतना है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में होगा। कौमी टीम भारत को पहली बार वर्ल्ड कप में शिकस्त देकर तारीख रकम करने के लिए पुरअज़्म है। तो जनाब, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। सलमान, ये एक्सपेक्टेशंस भी क्या प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है? तो देखिए, ये इंटेंस जो हमारे व्यूअर्स हैं, शायकीन है क्रिकेट के, उन इंटेंस पैशन है, बहुत सख्त मोहब्बत है उन्हें क्रिकेट से और वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम हारे। और इंडिया से जब मैच हो तो वो समझ लें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये सारे जज्बात जो हैं ये बढ़ते जाते हैं और फिर इनकी कोई लिमिट नहीं रहती। जब दुनिया में 2 अरब के करीब पॉपुलेशन सिर्फ एक मैच को देखने के लिए ग्लू टू टेलीविज़न होगी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का इंटरेस्ट होगा। और फिर राइवलरी भी है, फिर मसाइल भी हैं और बहुत सारी ऐसी है कि बहुत सारे लोग आपस में अटैच भी हैं डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, स्पोर्ट्समैन हो। हमने देखा बहुत सारे रिलेशन अच्छे भी हैं और कुछ जगह पे ख़राब भी हैं। तो बड़ा कुछ है इसके अंदर, इसकी पूरी हिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट है इस मैच में। ऐसी अटैचमेंट लोगों की किसी और मैच से नहीं है, किसी और के खिलाफ नहीं है। टीवी यहाँ पे भी टूटते हैं जब यहाँ पे ये टीम आती है और इंडिया में भी। कल भी आपको वीडियोस मिलेंगी टीवी टूटने की। और हेडन तो बता रहे थे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रेशर में खेला है लेकिन ऐसा कभी फील नहीं किया जो इस मैच के अंदर वो फील कर रहे हैं। हालांकि वो बैटिंग कंसल्टेंट हैं, खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेले, उसके बावजूद उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है। बहरहाल क्वालिफायर मैच जो हैं वो भी जारी हैं। बांग्लादेश और PNG का मुकाबला हो रहा है और बांग्लादेश से 181 किए हैं, 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। राइट नाउ PNG जो है उसके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 24 रन्स हो चुके हैं। और अगर बांग्लादेश आज जीत जाता है वो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। श्रीलंका ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। अफगानिस्तान जो है वो ऑलरेडी मौजूद है सुपर 12 में। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश अगर आज क्वालिफाई कर जाता है तो एशिया की जो 4 मुल्क हैं उनकी टीम्स चली जाएंगी। देखिए, ये एक्सपेक्टेड भी है कि एशियंस शुड डू वेल बिकॉज ये वो कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा सूट करती है इन 4 टीम्स को। हम ऐसी पिचेस पे बड़े होते हैं बिकॉज क्लब की ग्राउंड्स ऐसी ही हो जाती हैं, वो थक जाती हैं, बिल्कुल दुबई की तरह हो जाती है क्योंकि रोज़ मैच होता है। सो दिस इज़ समथिंग वी ग्रो अप ऑन और इसको अगर हमने यूटिलाइज ना किया तो फिर हम क्या यूटिलाइज करेंगे बिकॉज यहाँ पर बाकियों के लिए बड़े मसाइल हैं। बाकी पेस एंड बाउंस पे खेलते हैं, वो यहाँ पर उन्हें मिलना नहीं है, मसला हो जाता है। अच्छा, बांग्लादेश जो एक्सपेक्टेड है कि क्वालिफाई कर जाएगा, आगे जाके ये कौन कौन सी टीम को फिर ज़रा टफ टाइम दे सकता है? देखिए, और कौन से खिलाड़ी हैं इनके जो टफ टाइम दे सकते हैं?
अफ़गानिस्तान के तो इस तरह के काफ़ी प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो उनके स्पिनर्स हैं, मोहम्मद नबी हैं, उसके साथ नजीबुल्लाह हैं, शहजाद जो विकेट कीपर हैं वो बड़े पावरफुल हिटर हैं, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई हैं जो PSL में बहुत अच्छा खेले थे पेशावर ज़ल्मी के लिए, उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली थी कि सिंगल हैंडेड उसने मैचेस जितवा दिए थे। तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी उसने बड़ा शानदार आगाज़ किया, 56 रन किए और वेस्ट इंडीज़ को इन्होंने 45 रन से हराया, जो कि T20 के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा मार्जिन है विक्ट्री का। सो ये आपको बताता है कि ये कोई एक माइनर नेशन नहीं, अब आप इसको गिन सकते, पूरा खेलते हैं वो इस फॉर्मेट में। उनका तर्ज खेलने का ऐसा है कि किसी दिन हो सकता है कि वो जल्दी क्रम्बल कर जाए बिकॉज बहुत खुला खेलते हैं, लेकिन जब उनकी लगेंगी तो वो किसी भी टीम को प्रॉब्लम डालेंगे। और जो उनका स्पिन बॉलिंग अटैक है, राशिद खान भी है उसमें जो दुनिया के टॉप लेग स्पिनर हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक्स है इन द वर्ल्ड। ये खाली मतलब अफगानिस्तान के लिए नहीं, दुनिया का बेहतरीन अटैक्स में से है स्पिनर्स को अगर हम स्पेशली देखें। सो दे आर अ थ्रेट टू एवरी टीम। और बांग्लादेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं अगर आज वो क्वालिफाई कर जाते हैं? बांग्लादेश की टीम भी बहुत सारी एक्सपीरियंस प्लेयर्स रखती है, शाकिब की सूरत में उनके कप्तान महमूदुल्लाह और उनके जो पुराने विकेट कीपर हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, मेहदी हसन, उसके साथ तस्कीन अहमद फास्ट बॉलर 90 माइल्स पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये सारी अच्छी ऑप्शंस हैं उनकी। बट जो अभी तक उनकी क्रिकेट मैंने देखी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लगते, पॉसिबली बिकॉज जिन पिचेस से वो खेल कर आए अपने मुल्क में वो बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड पिचेस थी और उस पर बिल्कुल ही पेस एंड बाउंस नहीं था, स्पिन डोमिनेटेड थी। शायद आगे चल के वो बेहतर हो जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, वापस आ जाते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस। हर खिलाड़ी के ऊपर हम एक एक करके बात कर रहे हैं। आसिफ को मौका दिया गया था और आसिफ ने अच्छा परफॉर्म किया है। सलमान आसिफ अच्छा खेल गए, 32 रन बनाए उन्होंने। कल उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से कोई अबाउट 30+ रन किए और इम्पैक्ट क्रिएट किया, जो उनसे रिलेट करते हैं कि यार जब आसिफ अंदर आए तो अगर वो अच्छा 30-40 कर देता है 15-20 बॉलों में, अगर वो 25 से ऊपर रन्स कर देता है तो पाकिस्तान का मकसद यही है उसको रखने का। तो कल हमने देखा कि उसने स्ट्रोक्स अच्छे खेले, टच में लग रहे थे, टाइमिंग अच्छी थी। पाकिस्तान को जो लग रहा था 160-65 होगा, वो 186, वो 20 रन के एक्सेस में चला गया, कर्टसी आसिफ एंड शोएब मलिक की पार्टनरशिप, और उसमें मेनली आसिफ ने बड़े हिट मारे। तो आई थिंक कि ये ज़रूरी है, यही रोल हैदर का है और इन दोनों में से एक ने खेलना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों को मौका मिलना चाहिए था, तो थैंकफुली आसिफ को मिला और आसिफ अच्छा खेला। और अगर हम कह देते हैं खुदा न खास्ता अगर बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, तो आपको क्या लगता है कि बैकअप पे कौन सा खिलाड़ी आके परफॉर्म कर सकता है? देखिए, एक्सपीरियंस का हम क्यों जिक्र करते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी, जब कोई बाबर और रिजवान अगर नहीं रहते तो हफीज एंड शोएब मलिक आर देयर, इनसे ज्यादा तो एक्सपीरियंस कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन हफीज भी तो नहीं बैटिंग कर पा रहे ना। देखिए, नहीं कर पा रहे, बट एक्सपीरियंस को आप रिलेट ऐसी सिचुएशन से ही करते हैं कि यार जब टीम को जरूरत थी ये बंदा तब खड़ा हुआ था। तो वो कोई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा प्लेयर नहीं है कि अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो इसने भी कुछ नहीं करना, और अगर जिस दिन ऐसा शुरू हो जाएगा देन इट्स टाइम टू गो फॉर हिम, सिंपल सी बात है। तो उनको जो अंदर रखा गया है इनिंग्स संभालने की कैपेबिलिटी पे, कि जब थ्रेशोल्ड आए तो उसको वो स्टेबल भी करें इनिंग्स को और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दें। तो अगर बाबर और वो नहीं करते तो फिर आपके पास शोएब मलिक और हफीज हैं और वो इसी पर्पस के लिए। इसके अलावा उनका जो रोल है और क्या है, एज सीनियर्स के प्रेशर हैंडल करना है और टीम को निकालना है। लेकिन आपको लगता है कि शोएब को सेलेक्ट कर लिया जाएगा? क्योंकि बाबर की बात हमने पहले अपने प्रोग्राम में की थी, वो कहे थे कि पता नहीं अब देखेंगे, इनकी जगह बनती है तो हम करेंगे। दोनों मैच खेले और अगर इनको नहीं खिलाना तो फिर हाउ विल इट मेक सेंस कि आपने जिसको 2 मैच खिलाए उसको नहीं खिलाया और जिसको कुछ नहीं खिलाया उसको खिला दिया। तो यही खेलेंगे, ये कंफर्म हो गया, चलें यही खेलेंगे। अच्छा, बहरहाल जो विराट कोहली हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो T20 की कैप्टनसी जो है वो छोड़ देंगे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी, इसका मतलब है ये वर्ल्ड कप और ये इवेंट होने वाला है कि अगर वो एक अच्छा फेयरवेल चाहते हैं T20 की कैप्टनसी से तो उनके लिए परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि वो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, कैप्टनसी का प्रेशर टू मच है बिकॉज वो तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं और इंडिया टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है, तो वो उसमें बहुत सक्सेसफुल टीम है। ओवरसीज इंडिया ने जितना जीतना शुरू किया है सबसे ज़्यादा अपनी हिस्ट्री में, वो अंडर विराट कोहली जीतना शुरू किया है। तो वो खुद भी टेस्ट क्रिकेट को सबसे बड़ा फॉर्मेट मानते हैं, उसके सबसे ज़्यादा शौकीन है, तो वो चाहते हैं कि वो उसके ऊपर फोकस करें। और शायद आने वाले दिनों में ये भी पॉसिबल है कि आप देखेंगे शायद वो वनडे की कैप्टनसी भी छोड़ देंगे रोहित शर्मा के लिए, बिकॉज रोहित शर्मा इज़ एन इक्वली गुड कैप्टन। 5 दफ़ा वो IPL के टाइटल्स जीत चुके हैं एज कैप्टन। तो एशिया कप में जब कोहली नहीं थे तो रोहित शर्मा ने लीड किया था और इंडिया अनडिफीटेड एशियन चैंपियन बन गया था।
तो उसमें सारे क्रेडेंशियल्स हैं, उन्हें लीडरशिप क्राइसिस नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। सो वो इस कंफर्ट जोन में है कि जहाँ पर उन्हें लगे कि टू मच बर्डन है वो दूसरे को दे के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। पीछे चीज़ें उनके पास जो है ना, आप कह रहे हैं स्टॉक में सब कुछ पड़ा, सब कुछ उन्होंने बैकअप में बना के रखा हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली जो शर्मा है वो ही नेक्स्ट कैप्टन होंगे, उनको कह भी दिया गया है कि आप तैयारी पर कर लें। नहीं है, he has to be। हाँ ठीक है। अच्छा, वीरेंद्र सहवाग जो है उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी 2 दिन पहले का, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेशर होगा वो पाकिस्तानी टीम के ऊपर होगा, इंडियन टीम पर कोई प्रेशर नहीं होगा इस मैच का। डू यू एग्री? देखिए, पता नहीं है वो प्रेशर किसको कहते हैं, बिकॉज बात ये है कि जो सारे मैच जीत रही है तो एक्सपेक्टेशन तो उनसे है ना कि यार ये फिर जीतेंगे। exactly। तो जो जीते ही कुछ नहीं, उस पर क्या एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होगा। सो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन शायद प्रेशर कुछ और वो समझ रहे हैं। प्रेशर तो उस पर होता है जो परफॉर्म करता आ रहा हो, जिसका रिकॉर्ड हो, जिसने उसको बरकरार रखना हो। पाकिस्तान अगर जीतेगा तो रिकॉर्ड बनेगा, अगर नहीं जीतेगा तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। सो पाकिस्तान को इस तरह सोचना है। वो अपने ऊपर से प्रेशर उतारने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो ये उनकी तरफ से बात आई है शायद ये इतनी रेलेवेंट नहीं है। घबराना नहीं है पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि अगर हार जाते हैं तो ये तो होता ही आ रहा है, जैसे कि तो वैसे ही घबराना अलाउड नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर हार जाते हैं, ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सलमान, ये बताइए कि अब जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें क्योंकि भारत चेस बड़ा अच्छा करता है उनकी टीम, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर उनको ऑप्शन मिलता है चूज करने का, या फिर उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए? देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। ड्यू जो है, ड्यू फैक्टर, जब घास पे नमी आती है तो बॉल गीला होता है, और हमने देखा कि डेथ में हमारे बॉलर्स को प्रॉब्लम्स हुई कल भी। तो अगर हम डिफेंड करते हैं, वी स्कोर्ड 186, बड़ा अच्छा टोटल है, और अगर आके उसमें ड्यू फैक्टर भी एडअप करता है और बॉलिंग उस तरह से नहीं होती, रन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा डाइसी डिसीजन होगा, ड्यू डिपेंडेंट होगा। तो अभी तो हम खेल रहे थे अबू धाबी के स्टेडियम के साथ जो एकेडमी ग्राउंड है, टॉलरेंस ओवल, उससे पहले हम खेले आईसीसी एकेडमी में। लेकिन अब ये जब दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान के अगले 2 दिन प्रैक्टिस सेशंस होंगे ना, तो रात के सेशन में वो पता लगेगा कि नमी है कितनी, किस वक्त ये आनी स्टार्ट होती है। तो उस हिसाब से फिर दोनों टीमें देखेंगी कि टॉस जीत के करना क्या है। मेरा ख्याल है कि ये टॉस जो है ना, ये इसका डिसाइसिव फैक्टर पिच से ज्यादा ड्यू का फैक्टर होगा। यानी कि जो टॉस जीतेगा मोस्ट बॉलिंग कर सकता है, उसके ज्यादा चांसेस होंगे कि वो जीत जाए। नहीं, वो बॉलिंग करेगा पहले, बॉलिंग करेगा पॉसिबली, ठीक है, और जो बॉलिंग पहले करेगा उसको हेल्प आउट करेगा पूरे मैच। बॉलिंग जो बाद में करेगी टीम, उसके लिए मुश्किलात है, फील्डर्स के लिए भी मुश्किलात है, क्योंकि बॉल गीला है। सो पहले बॉलिंग करना प्रेफरेंस हो सकती है दोनों टीमों को। तो पहले बैठ के दुआ करें कि अल्लाह करे हम टॉस जीत जाएं, और यही फैसला हो कि पहले बॉलिंग जो है हमारा कैप्टन वो डिसाइड करें। तो पिच जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी सलमान। और थोड़ा सा कल के मैच पे एक मरतबा फिर से आ जाते हैं। आपने कहा कि डेथ ओवर्स जो थे हमारे, उसके अंदर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी रही हसन अली या हारिस की, अगर हम बात करें इन दोनों को। तो इन्हीं कंडीशंस के अंदर दूसरी टीम्स भी तो खेल रही हैं, इंडिया भी तो खेल रहा है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इन्हीं कंडीशंस के अंदर? देखिए, इंडिया ने चेस किया जब वो रात का मैच खेल रहे थे, तो वो ड्यू में चेस कर रहे थे, और कल जब इंडिया मैच जीता तो वो डे गेम थी, उसमें ड्यू का फैक्टर नहीं होता। तो ड्यू कम्स इन द नाइट। लेकिन बात यह है कि बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर ड्यू है तो आपने इसको एक्सक्यूज नहीं बनाना, ऑल्दो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने इसी वर्ल्ड कप में मिसाल मौजूद है कि स्कॉटलैंड ने जो डिफेंड किए हैं अपने रन्स पहले मैच में, तो वहाँ पर तो ड्यू बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने उसके बावजूद अपने सारे कैचेस भी किए, और उन्होंने उस बॉलिंग भी बड़ी परफेक्टली एग्जीक्यूट की, यॉर्कर्स भी बड़े अच्छे किए। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा ज़रा और जो है ना एक्यूरेसी के साथ और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और ज़रा दिल लगा के मैच खेलना। अगेन सलमान, एक्सक्यूजेस ढूंढे जाते हैं ना हारने के बाद, कि इस वजह से हार गए या इस वजह से आ गए। बहरहाल अब तो ये तो पता चलेगा 24 अक्टूबर को ही कि क्या होता है। जो हमारा स्क्वाड है, आपको अगर मौका मिले स्क्वाड बनाने का, ये प्लेइंग 11 बनाने का 24 अक्टूबर के लिए, तो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी कौन कौन से प्लेयर्स होंगे? 11। देखिए, ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, जहां आपको स्टेबलाइजिंग प्लेयर्स चाहिए, वहीं पर आपको वो भी प्लेयर्स चाहिए जो एक्सप्लोर करें। तो अगर फॉर्म डिपेंडेंट आप इतना ज़्यादा नहीं है, अब आपने 2 मैचेस जिनको दे दिए, तो मेरा ख्याल है आपकी प्लेइंग 11 ये बनती है कि बाबर और रिजवान, उसके बाद आपके साथ फ़खर वन डाउन, फिर हफीज़ मलिक, फिर आसिफ अली जो आपका कल का था, उसके बाद आयड से कि शादाब और इमाद की जगह आप नवाज़ और इमाद भी जा सकते हैं, बिकॉज शादाब की फॉर्म वो नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप इनके साथ भी जाते हैं तो दोनों बॉलिंग भी अच्छी खासी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डर्स भी ठीक है।
इसके बाद आप आ जाते हैं जी, हसन अली आ जाते हैं आपके ऑलराउंडर, और उसके साथ आप हारिस रऊफ और शाहीन हैं। आप मोहम्मद वसीम और शाहीन भी जा सकते हैं, बट अगेन आपने उन लोगों को मौका नहीं दिया, इन्हीं को खिलाया, तो आपने खेलना इन्हीं के साथ है। सो इफ़ आई वुड बी देयर तो मैं शायद 1-2 चेंजेस कर देता, लेकिन अब जो बाबर ने प्रेजेंट कर दिया है, जाना इसी ने आगे तक मैच में। चलें, लेट्स सी कि उन्होंने क्या फाइनलाइज किया है। वक्त क्योंकि थोड़ा सा रह गया, आखिर में आपसे एक बात पूछ रही थी सलमान, ये बताइएगा कि बाबर जिस तरह से कल आउट हुए हैं यॉर्कर पे, वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए हैं, और बाबर के बारे में मशहूर है कि वो बड़े टेक्निकल प्लेयर हैं, पहले आके पिच को वो रीड करते हैं कि पिच का मूड क्या है, उसके बाद वो खेलते हैं। तो वो आउट किस तरह से हुए, क्या हम कह सकते हैं दिन बुरा था या वो रीड नहीं कर पाए? देखिए, बहुत अच्छा यॉर्कर था। 2 बॉलें ऐसी हैं जिसको आप पिच से रिलेट नहीं कर सकते, एक फुल टॉस और एक यॉर्कर, क्योंकि ये तो लैंड ही नहीं करते, ये तो बिल्कुल आपके करीब आके तो सात जमीन का या लगता है या नहीं लगता, तो ये सीधा विकेट की बेस को हिट करता है। तो बेसिकली इसमें पेस एंड एक्यूरेसी मैटर करती है, और अगर बैट्समैन ज़रा सा भी उसकी कंसंट्रेशन में ज़रा सा भी जो है ना, आप समझ लें कि उसमें गैप आए तो ये बॉल गुजर जाता है। और इस बॉल को कराना फास्ट बॉलर के लिए इजी नहीं होता है, नए बॉल पे ये सबसे मुश्किल बॉल है। सो कल जो वो आउट हुए हैं, ही गॉट आउट टू अ वंडरफुल डिलीवरी, और उसका क्रेडिट जाता है रबाडा को जिसने वो बॉल कराई, और वहाँ पे कोई भी और बैट्समैन होता शायद आउट हो जाता है, शायद रोक लेता है, इससे ज़्यादा आप इस बॉल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं किया जा सकता है। चलें, आज की डिस्कशन जो है यहीं पर हम इख्तिताम पजीर करते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे, कुछ मजीद डिस्कस करेंगे आने वाले मैचेस, प्रैक्टिस सेशंस, और इसके साथ साथ टीम के अंदर मजीद क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कौन कैसे परफॉर्म कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।